हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो आने वाला है उसको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा यह योद्धा सीरीज लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है 14 है। आज का हमारा क्लास कौन है? 14वां नंबर का है। और इसके पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के इसे देखिए। काफ़ी आपको एग्जाम में ये फायदा होने वाला है। एक बार जुड़ के देखिए, उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगे तो स्किप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसके पहले 13 हो चुका है। आप जा करके इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे, तो आप जा करके इसे वॉच कर सकते हैं। और हाँ, इससे संबंधित पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मेरा है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। कोई जो है लफड़ा नहीं होगा आपको। तो चलते हैं आज की प्रश्नों को, श्रृंखला को देखते हैं कि प्रश्नों का क्या है प्रकृति। ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, ये 303 नंबर का प्रश्न हमारा हो चुका है। 302 तक हो चुका है, आज का 303 नंबर से है। तो लगातार हम लोग का जो है ये 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो बने रहिए वीडियो में और सीरियली से देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाला जो भी प्रश्न है आपको हूबहू टकराऊं। ठीक है। तो एग्जाम जब होगा तो मैं उसे बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो क्या नई दिल्ली में हुई थी, कलकत्ता में, मुंबई में, या तो फिर लाहौर में? कहाँ हुई थी बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी जो प्रथम बैठक, पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के किस जगह पर हुई थी? तो आपको बताना है काउंसिल चेंबर पुस्तकालय भवन में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली। संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक की अगर बात करें तो ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नई दिल्ली के कहाँ हुई थी? तो काउंसिल, काउंसिल चेंबर पुस्तकालय में। काउंसिल चेंबर पुस्तकालय, काउंसिल चेंबर पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन में कहाँ हुई थी? तो ये जगह को भी नाम पूछ सकता है कि प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो आपको नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर पुस्तकालय भवन में। इसकी बैठक की अगर बात करें तो टोटल 3 बैठक हुई थी। संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी? तो 3 बैठक हुई थी। पहली बैठक की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? कुल बैठक पूछे तो कितना हो जाएगा? कुल बैठक, कुल बैठक कितना हुआ था संविधान सभा का? तो 3 हुआ था। तो पहली की अगर बात करें तो पहली बैठक, पहली बैठक की अगर बात करें तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगर बात करें दूसरी बैठक की, दूसरी बैठक कब हुआ था? तो आपको जो है 11 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946 में। और तीसरी बैठक की अगर बात करें, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक की अगर बात करें तो दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा? तो आपको 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 9, 11 और 13, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो क्वेश्चन जो है घूमते रहता है। प्रथम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी बैठक 1946 में 11 दिसंबर। और तीसरी बैठक की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक में अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बैठक में इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर दूसरी में बात किया जाए कि दूसरी संविधान सभा जो 11 दिसंबर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अस्थायी थे, लेकिन ये अस्थायी थे। इसकी अगर अध्यक्षता की बात किया जाए, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कौन के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और तीसरी बैठक की जो अध्यक्षता है, इसमें जो अध्यक्षता था, ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपको तीसरी में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि तीसरी बैठक की बात किया जाए, तो इसी तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा ये जो है प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हो गया? तो इसे जो लागू किया गया था, ये लागू की अगर बात करें तो इसे लागू 22 जनवरी 1947 में हो गया था। लागू कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 में। तो प्यारा जो है आपको क्वेश्चन है, ये सब क्रीम क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और अगर बात करें संविधान सभा की बैठक टोटल कितनी हुई थी, तो कुल बैठक की बात करें तो 3 हुई थी। पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में। प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अध्यक्ष। अगर दूसरी में बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद, और तीसरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो तीसरी संविधान सभा में। कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और ये जो है लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1949, 22 जुलाई 47, 24 जनवरी 1950 या मई 1951 में। तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगर राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो इसे जो है 24 जनवरी, हाँ ठीक है, 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। इसके साथ साथ अगर देखें तो राष्ट्रीय गीत को भी आपको 24
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ सी में देखिए ऑप्शन है, 24 जनवरी को क्या अपनाया गया है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो जन गण मन है। राष्ट्रीय गान कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जन गण और मन। और राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें, राष्ट्रीय गीत की तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये हमको वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम की अगर रचयिता की बात करें तो इनके जो रचयिता थे कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे रचयिता की अगर बात करें तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। किसका? तो राष्ट्रीय गीत के। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता की अगर बात करें तो ये है आपको रविंद्रनाथ टैगोर है। RNT लिख देते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। नहीं तो आपको PDF मिलने वाली है, पूरी PDF बोर्ड की टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अगर पूछे तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें, राष्ट्रीय गान को तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान कौन है? तो जनगण मन है, जिसके रचयिता कौन है? RNT है। और राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने बहस हुए थे? संविधान के प्रारूप पर 112 दिन, 114 दिन, 120 दिन या 90 दिन। तो बताइए कितने जो है वाचन हुआ था प्रारूप समिति पर? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन। अगर बात किया जाए संविधान के प्रारूप पर तो टोटल कुल 3 वाचन हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुआ था। कितना हुआ था? 3 वाचन। टोटल कितना हुआ था? तो 3 वाचन हुआ था। पहला की अगर बात करें तो 4 से 9 नवंबर 1948। पहला 4 से 9 नवंबर 1948 को। और दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा कब हुआ था? 15 से 17 नवंबर 1948। और तीसरा की अगर बात करें तो आपको जो है नवंबर 1949 में हुआ था। नवंबर 1949 में। तो ये तीनों वाचन को आपको ध्यान में रखना है। और टोटल जो है कितने दिन हुआ था इस पर बहस? तो 114 दिन हुआ था। कितना दिन हुआ? 114 दिन हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको क्या कर दिया था? तो संविधान को लागू कर दिया गया था। कब? तो संविधान को लागू कब किया गया था? संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को। और इसे स्वीकार किया था कब? स्वीकार की अगर बात किया था या फिर अंगीकार लिखिए। संविधान को अंगीकार की अगर बात करें तो इसे जो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था? अंगीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी लागू के अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है। लहसुन में जो एक सुगंध आता है, गंध आता है, जो भी कहिए, तो किसके कारण आता है। क्या क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रायो यौगिक। ब्रायो यौगिक, तो किसके कारण जो है लहसुन में एक गंध सा महसूस होता है, तो किसके कारण होता है। ये होता है आपको सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण, सल्फर यौगिक के कारण। लहसुन और प्याज है ना, लहसुन और प्याज में, एक सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको लहसुन यौगिक के कारण होगा, लहसुन यौगिक के कारण होगा। लहसुन और प्याज की अगर बात करें तो लहसुन और प्याज में क्या होता है, एक बीजपत्री का उदाहरण है। लहसुन और प्याज किसका उदाहरण है, लहसुन और प्याज, लहसुन एंड प्याज एक बीजपत्री, एक बीज पत्री का उदाहरण है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है, क्वेश्चन पूछ देगा कि लहसुन या तो फिर प्याज किसका उदाहरण है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तो किसका उदाहरण है आपको एक बीजपत्री का, किसका है, एक बीजपत्री का उदाहरण है। अगर कुल पूछे कि कौन सा कुल के है लहसुन और प्याज, तो लिलिएसी कुल का है। किसका है, लिलिएसी। लहसुन और प्याज की बात करें तो यह लिलिएसी, लिलिएसी कुल का पौधा है। कौन सा कुल का है, तो लिलिएसी कुल का पौधा है आपको कौन सा, तो लहसुन और प्याज है, ठीक है। और बात करें अगर रबड़ की, तो रबड़ को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है ना। सल्फर की बात आई इसीलिए बता रहे हैं। तो सल्फर रबड़ को गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु उसमें जो है क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर आपको मिलाया जाता है। किस लिए, तो रबड़ को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए। पूछता है क्वेश्चन कि रबड़ को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसको मिलाया जाता है, तो क्वेश्चन को आंसर टिक करना है आपको, सल्फर। क्या है, सल्फर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होता है, सल्फर के कारण। लहसुन और प्याज एक बीजपत्री का उदाहरण है और यह लिलिएसी कुल का है, लिलिएसी कुल का है, और रबर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कह कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो बात किया जाए अगर मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये भाग कितना में है, तो 3 में है। अनुच्छेद कितना में है, तो 12 से 35 तक में है जो मौलिक अधिकार है। टोटल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। टोटल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 14 से 18 है समानता का अधिकार। 19 से 22 अगर देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 23 से 24 अगर देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि क्वेश्चन में है। और 25 से 28 की अगर बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता है। 29-30 की बात करें तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। और 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये हमारा 6 मौलिक अधिकार है। तो उसी में से ये प्रश्न दागा गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध की अधिकार की अगर बात करें तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मौलिक अधिकार की चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर
मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार भाग भाग अगर बात किया जाए तो भाग 3 में है, 3 में है। तथा अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35, 12 से 35। और इस मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, लिया गया है? तो ये जो है आपको हो जाएगा अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से, अमेरिका से। कुल मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? तो कुल कितना है? कुल जो है आपको 6 है। कौन कौन है? तो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। दूसरा की अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा की अगर बात करें तो आपको हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। चौथा की अगर बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगी, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और पांचवा की बात करें तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। और छठा की बात करें तो संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार। ये जो है आपका क्या है? तो 6 गो मौलिक अधिकार है, 6 गो मौलिक अधिकार है। इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये जो है आपको 14 से 18 है। स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 22 है, 19 से 22 हो गया। शोषण हो गया आपको 23 से 24 हो जाएगा। अगर बात करें धर्म की स्वतंत्रता तो 25 से 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29-30 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचार अधिकार आपको 32 हो जाएगा। तो ये जो है आपको 6 मौलिक अधिकार कंठाग्र होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इसी में से पूछा है ये 23-24 से कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है? तो आपको 24 से है, 24 से। बच्चों के शोषण के अधिकार, बच्चों के शोषण कितना में है? 24 में। और अगर बात करें 23 के तो 23 में जो है बलात् आश्रम है। 23 में क्या है? 23 में अगर बात करें तो बलात् आश्रम, बलात्श्रम एंड मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब जो मनुष्य का व्यापार करता है। तो बलात् आश्रम और मानव दुर्व्यापार की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद आपको 23 में। जबकि 24 में क्या है? तो मौलिक 24 में आपको बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। ये जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें कहा गया है, इसमें अगर बात करें इसमें तो इसमें जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को, कम बच्चों को कल कारखाना में, कल कारखानों में, कल कारखानों में कार्य करने से, कार्य करने से मनाही करता है ना, रोकता है, मनाही करता है, जो बोलिए मनाही करता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या करता है? तो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब बच्चों को आप शोषित नहीं कर सकते हैं, चाहे वह माध्यम किसी भी हो। तो इसमें 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है, 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखाने में या फिर किसी भी स्थिति में बच्चों को शोषित नहीं किया जाएगा। और 23 की अगर बात करें तो इसमें बलात् आश्रम और मानव दुर्व्यापार, बलात् आश्रम और मानव दुर्व्यापार से संबंधित है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 है, ठीक है। एक पूछता है 18 और 19, तो 18 में क्या? उपाधियों का अंत है, और 17 में आपको अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो वो किसने किया था आपको बताइए। क्या नरसिंह वर्मन प्रथम ने,
समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात करें तो यह जो है पल्लव वंश के महान शासक थे। नरसिंह वर्मन कौन थे? नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के महान शासक थे। तो नरसिंह वर्मन पूछे कि किस वंश के थे? तो पल्लव वंश के। किस वंश के? पल्लव वंश के। जिन्होंने क्या किया? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इनका द्वारा एक उपाधि धारण किया गया था बतापी कोंड की, है ना। नरसिंह वर्मन के द्वारा, इनके द्वारा उपाधि जो मिला था आपको बतापी कोंड की उपाधि। किसकी उपाधि मिली थी? तो बतापी कोंड की उपाधि किसको मिला था? तो यही नरसिंह वर्मन प्रथम को। ठीक है। इसने एक राजा को पराजित किया था जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय की अगर बात किया जाए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? तो हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको आंसर याद रखना है। ठीक है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से था? तो पल्लव वंश से था। इसकी उपाधि का नाम क्या है? तो बतापी कोंड है। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या समझते हैं? बताइए। तो क्या सभी अधिकार जनता के पास है? बिल्कुल गलत, सभी अधिकार नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये भी गलत बात है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये भी नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना। तो ये सही हो सकता है ना। ये जो है क्या है? तो आपका गुड आंसर है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जहां वंशानुगत शासन होता है वहां क्या कहलाता है? तो राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, भारत में वंशानुगत शासन बिल्कुल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का तो संघ है, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र पूछ रहा है, तो गणतंत्र के दृष्टिकोण से ये गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन बिल्कुल नहीं है। गणतंत्र के मतलब ये होता है कि देश के जो जनता है उसके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है उसको गणतंत्र का मतलब ऐसे मोटा मोटी कहा जाता है। मोटा कि वही कहा जाता है कि गणतंत्र के मतलब यह हुआ कि जिस प्रतिनिधि को देश की जनता के द्वारा चुना जाता है उसी को गणतंत्र को परिभाषित किया जाता है। अगर बात किया जाए कि विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र कहाँ की है, विश्व की प्राचीनतम गणराज्य किसकी है? तो लिच्छवी की थी। किसकी थी? लिच्छवी की। सबसे पहले जाने गणराज्य की, तो गणराज्य समझ गए। विश्व की प्राचीनतम गणराज्य की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। लिच्छवी क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। क्या होगा? लिच्छवी। और भारतीय संविधान में गणतंत्र कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र, भारतीय संविधान में गणतंत्र कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है। कहां से? तो फ्रांस से आपको लिया गया है। और सबसे पुराना गणतंत्र अगर पूछे
तो फ्रांस की है सबसे पुराना गणतंत्र। सबसे पुराना गणतंत्र कहाँ की है? तो आपको फ्रांस की है। सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस की है। और गणतंत्र की जो भारतीय संविधान में गणतंत्र जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और विश्व की अगर पूछे प्राचीनतम गणराज्य कौन है तो आपको लिच्छवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की या सुगंधित पदार्थ की? किसकी बताइए? ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो इसकी जो गुणवत्ता मापी जाती है आपको पेट्रोल की। किसकी? पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता मापते हैं? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापी जाती है। होता क्या है कि जैसे कुछ पेट्रोल ऐसा होता है जो कि दहन से पूर्व ही ऑक्सीडेशन होकर के हवा में क्या होता है? उड़ जाता है। हवा में उड़ जाता है और उस अवस्था को क्या कहते हैं? अपस्फोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्फोटन। जलने से पूर्व ही नष्ट हो जाना अपस्फोटन कहलाता है। उसी अपस्फोटन को जो है जांचने का काम करता है कौन? ऑक्टेन संख्या। तो ये पेट्रोल को, किसको? पेट्रोल को, उसी को क्या कहते हैं? अपस्फोटन कहलाता है। तो अपस्फोटन की क्रिया ना हो, अपस्फोटन की क्रिया ना हो, इसके लिए अपस्फोटन रोधी मिलाया जाता है। अपस्फोटन रोधी, ताकि उसको रोके। और सबसे अच्छा अपस्फोटन जो माना जाता है वो आपको टेट्राएथिल होता है। क्या होता है? टेट्राएथिल। यहां पर लिखते हैं, ठीक ना? पेट्रोल जलने से पूर्व नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपस्फोटन कहलाता है। अपस्फोटन मतलब समझ रहे होंगे कि जलने से पूर्व, मान के चलिए तेल इंजन में जाने से पहले वो नष्ट हो गया, हवा से क्रिया करके उड़ गया, तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? अपस्फोटन। उसी को दूर करने के लिए उसमें अपस्फोटन रोधी मिलाया जाता है। अपस्फोटन रोधी। अपस्फोटन रोधी मिलाया जाता है। और उस जो अपस्फोटन रोधी है उसका क्या नाम है? तो क्या है? टेट्राएथिल है। टेट्राएथिल अपस्फोटन रोधी का नाम क्या है? तो टेट्रा है, एथिल है। टेट्राएथिल है जो कि इसमें मिलाया जाता है और वो आराम से जो है इंजन में प्रवेश करता है तेल। ठीक है, आगे बढ़े। तो कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, करा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, सरोजिनी नायडू, एम.जी. राणा ने, या फिर गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले? तो बताइए कौन सा है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, एम.जी. राणा रे, या तो फिर गोखले? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें तो कौन है? ये गोखले हैं। कौन है? गोखले। कौन है? तो गोखले हो जाएंगे। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में हुआ था। इसकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1905 के पुणे में हुआ था। 1905 ईस्वी में, 5 ईस्वी में पुणे में हुआ था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना अगर पूछे कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। इस सोसाइटी के जो सदस्य थे, 2 व्यक्ति थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रानाडे, है ना, राजेंद्र प्रसाद और रानाडे। इस सोसाइटी के सदस्य, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे। इस सोसाइटी के सदस्य की अगर बात करें तो पहला थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरा की बात करें तो एमजी रानाडे। तो इसका जो है टोटल 3 मेंबर हो गए। एक तो इसका जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और 2 गो सदस्य था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एमजी रानाडे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एमजी रानाडे थे। एमजी रानाडे की अगर बात करें, एमजी रानाडे कहाँ है, तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात क्या कहलाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बरौनी, डिगबोई, विशाखापत्तनम या मुंबई? बताइए, प्रथम तेल जो परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्या बरौनी में है या डिगबोई में या विशाखापत्तनम या मुंबई में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डिगबोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो यह असम में। ये कहाँ पड़ता है? असम में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में आपको डिगबोई पड़ता है। 1 मिनट। डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। डिगबोई असम में जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। डिगबोई की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। 1901 में डिगबोई की स्थापना कब हुआ था? 1901 में। और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन है। यह किसके अधीन है? यह आईओसी के अधीन है। आईओसी के अधीन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी अगर जानना है तो क्या हो जाएगा? भारत के सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी आपको अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपको जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर में सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन है? जामनगर है। और प्रथम तेल कुआं जो मिला था, प्रथम जो तेल कुआं जो खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? वो अमेरिका में। प्रथम तेल कुआं का शुभारंभ जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और डिगबोई तेल शोधक की अगर बात किया जाए तो ये एशिया के प्रथम रिफाइनरी है। यह एशिया की क्या है? प्रथम रिफाइनरी है डिगबोई। यह एशिया की प्रथम क्या है? रिफाइनरी है। ठीक है, कौन है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये सभी आपके जानकारी की दृष्टिकोण से। तो प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कौन है? तो आपको डिगबोई है। डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। और डिगबोई की स्थापना 1901 में। यह किसके अधीन आता था? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और भारत का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है वह जामनगर है। और प्रथम तेल कुआं जो शुभारंभ हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, मौना लोआ एक ज्वालामुखी है किसका? हवाई द्वीप का, इटली का, जापान का या अलास्का का? तो किसका है? मौना लोआ जो है किसका है? तो ये जो है आपको किसका है? बताइए जल्दी से। मौना लोआ एक ज्वालामुखी है किसका? तो ये है आपको हवाई द्वीप का। किसका है? हवाई द्वीप का। मौना लोआ एक ज्वालामुखी है
किसका हवाई ज्वालामुखी है? तो ये हवाई द्वीप का है, हवाई द्वीप का। अगर ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ज्वालामुखी किसको कहते हैं? तो जिनसे लावा और गैस, है ना, लावा और गैस जो टूट टूट कर निकलती है उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन किस विटामिन के कारण, कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन किस विटामिन, कमी नहीं होगा, कमी काट दीजिए, रक्त स्कंदन किस विटामिन के कारण होता है? स्कंदन मतलब समझते हैं ना, जमना। जैसे कहीं पर कटता है हाथ तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो है हाथ में क्या होता है? जम जाता है और ब्लड को निकलना बंद हो जाता है। तो वही पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त स्कंदन जो होता है विटामिन के कारण, कौन से विटामिन? के, सी, डी या ए? बताइए, इसका आंसर बताइए कि कौन सी विटामिन के कारण जो है रक्त स्कंदन की क्रिया होती है? तो ये जो होती है आपको विटामिन के, कहा गया के, विटामिन के कारण, विटामिन के कारण जो है रासायनिक बोल रहे हैं, विटामिन के कारण रक्त में स्कंदन की प्रक्रिया होती है। रक्त की अगर बात करें तो रक्त में वैसे दो प्रकार की कणिकाएं होती है, एक आरबीसी होती है, दूसरी डब्ल्यूबीसी। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? रक्त कणिकाएं की अगर बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला की अगर बात करें तो आपको जो है आरबीसी होती है, और दूसरा की बात करें तो ये होती है आपको डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है। आरबीसी जो शरीर के ऑक्सीजन को परिवहन का कार्य करता है। आरबीसी का क्या कार्य है? इसके कार्य की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन परिवहन की। और वहीं पर अगर बात किया जाए डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? इसकी कार्य की अगर बात तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है कि मनुष्य के जो शरीर है उसको जो है रोग रोधी बनाना है। क्या बनाना है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। इसका कार्य जो है शरीर में रोग प्रतिरोध को, शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाना है ना, बढ़ाना है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का शरीर में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वही जो हमारे शरीर में जो हल्का फुल्का बीमारी होती है उसको लड़ने में सहायक कौन होता है? तो डब्ल्यूबीसी होता है। कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी किसी का नहीं रहेगा ज्यादा तो जो है उस रोग को लड़ नहीं पाएगा और आपके शरीर में रोग पनप जाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये दोनों जो महत्वपूर्ण है, शरीर का अंग है। आरबीसी क्या करता है? तो मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, वो कौन करता है? तो आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल करता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर बात करें विटामिन डी के तो कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी के क्या है? कैल्सीफिरोल है। विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम है थायमिन है। विटामिन ए का थायमिन हो गया। और विटामिन के की अगर बात करें तो फिलोक्विनोन हो जाएगा। फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये सभी जो इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? बताइए। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2010, 2 फरवरी 2009 को। तो नरेगा को जो मनरेगा नाम दिया गया है वह कब दिया गया है?
कमेंट कीजिए आप लोग अगर जानते हैं तो। बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को जो मनरेगा नाम दिया गया था, यह 2 अक्टूबर 2009 को इस रोजगार गारंटी एक्ट की अगर बात करें तो यह जो कानून आया था नरेगा, नरेगा जो आया था यह एक ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत आया था। किसके तहत आया था? ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2003 में पारित हुआ था। यह कानून की अगर बात करें तो यह कानून जो है आपको कब आया था? तो यह कानून जो है 2003 में पारित हुआ था। 2003 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 फरवरी 2006 में, इसकी नरेगा की। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। उस समय कौन थे सरकार में? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था और इस समय जो सरकारें थी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़े। कारण नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन या रसायन विज्ञान? किसके लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए है? ये है आपको बौद्ध दर्शन के लिए। किसके लिए है? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अब आती है बात कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त के शासक थे, है ना, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त वंश के शासक। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा। इसको खत्म किसके द्वारा किया गया था? इसको ध्वस्त अगर बता किया जाए तो ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जो है तहस नहस कर दिया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक है हमारे बिहार में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। लिख देते हैं, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला देखते हैं क्या है। वांदीपुरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। वांदीपुरी, तो वांदीपुरी की अगर बात करें तो ये कहाँ है? आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। बांदीपुरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। बांदीपुरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और एक उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पुराना उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका कहाँ है? तो ये है आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है।
या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी, बाघ, चीता, ये सब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? हाथी, बाघ हो गया और चीता के लिए। हाथी, बाघ और चीता के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा अगर उद्यान पूछे कहाँ है, तो सबसे ज्यादा उद्यान आपको कहाँ मिलने वाली है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा अगर बात किया जाए बाघ अभ्यारण्य, तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपको कौन है? तो नागा अर्जुन है। नागा अर्जुन है। ठीक है, नागा अर्जुन है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी, भगत सिंह या राजा राम मोहन राय को? तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर ठीक लग रहा है तो इस सेशन जारी रहेगा। ठीक है, तो ये आधुनिक, ये जो है वीडियो हमारा सुबह में अपलोड होता है प्रतिदिन, तो आप लोग जो है आराम से देखिए। ये क्वेश्चन अगर एक बार आप 1 घंटा देख लीजिएगा तो लगभग जो है आपको लगेगा, एक बैलेंस लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है सेशन में जुड़िए, जुड़ करके एक बार देखिए। पूरी तरीके से जो है आपको डिस्कशन मिलने वाली है और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रहेगी बिल्कुल एग्जाम बेसिस रहेगी। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए। कर आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है किसको? आधुनिक भारत के जनक, तो राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, अग्रदूत भी कहलाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। इन्होंने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कब किया था? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम किया गया था, सती प्रथा। सती प्रथा का जो अंत जो किया गया था, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का जो अंत किए गए थे इन्हीं के प्रयासों से, इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर थे आपको विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन। करा विधान परिषद साधारण विधेयक पर कितने दिन तक रोक लगा सकती है? विधान परिषद, सभी राज्यों में एक विधान परिषद होती है। सभी राज्यों में नहीं, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन है? तो सबसे पहले हमारा बिहार में ही है, उसके बाद यूपी में है, आपको कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो है 6 राज्य में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। तो करा विधान परिषद साधारण विधेयक पर कितने दिन रोक लगा सकती है? 4 महीना, 6 महीना, 14 दिन, 3 महीना? बताइए। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 4 महीना। कितना? 4 महीना तक जो है इनको समय दिया जाता है साधारण विधेयक के रोकने के लिए, है ना, साधारण विधेयक पर रोक लगाने के लिए। उसके बाद यह कानून अपने आप क्या हो जाता है? बन जाता है। मतलब 4 महीना तक आप कागज को रख सकते हैं। उसके अलावा ये अगर विधान बनाना है तो ऑटोमेटिक जो है बन जाता है ना। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा साधारण विधेयक पर 6 महीना रख सकता है ना। अगर केंद्र की बात करें लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है? लोकसभा एंड राज्यसभा कितने महीने तक? तो 6 माह तक। 6 माह तक साधारण विधेयक को रख सकता है, साधारण विधेयक को रख सकता है। ठीक है,
तो इतने अच्छे से हम लोग जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग का एक ही कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो चैनल चल रहा है एक जो प्रयास है आप सभी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप सभी को फ्री में उपलब्ध कराने की, तो आप लोग अगर सहायता कीजिएगा तो ज़रूर हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके कदमों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह जो है वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तब, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगर बात करें विधान परिषद की संरचना की, विधान परिषद की संरचना की, विधान परिषद की संरचना मतलब इसकी क्या क्या जो है होना चाहिए, कैसे विधान परिषद बनेगी, क्या बनेगी। तो यह जो है संरचना 171 में, 171 अनुच्छेद में, कितना में है, 171 अनुच्छेद में इस विधान परिषद के संरचना के बारे में वर्णन है। ठीक है, और बिहार की नहीं, मतलब विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के 1/3 ही रह सकता है विधान परिषद में। विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, है ना, शामिल होता है, कितना, 1/3। ठीक है, तो बिहार में अगर विधानसभा सीट की अगर बात किया जाए तो कितना है, 243 है, और बिहार विधानसभा की कितना है तो 75 है, तो 1/3 निकाल लीजिए, लगभग आ जाएगा 7 या 21, है ना, और 5 या 15, लगभग जो है 1/3 आ रहा है ना। तो 1/3 ही जो है रहती है विधान परिषद में, किसका, विधान सभा का 1/3 विधान परिषद में। और अगर मिनिमम अगर बात किया जाए कितने सदस्य रहेगा, तो मिनिमम सदस्य जो रहेगा विधान परिषद के, मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम आपको जो है 40 कम से कम रहना चाहिए। कई राज्य जो है इसका अपवाद भी है, तो इसलिए मिनिमम जो है इसमें कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए, कितना, 40। अगला क्वेश्चन, कर पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, जी मिडल के द्वारा, लेविस के द्वारा, आर नरकसे द्वारा, ए सैमुअल्सन के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जी मिडल, किसके द्वारा, जी मिडल। पिछड़े देशों के लिए, पिछड़ा जो देश है उसके लिए एक प्लान आया था जिसका नाम है रोलिंग प्लान, और इसका जो सुझाव दिया था किसने दिया था, तो जी मिडल ने। और ये जो रोलिंग प्लान है, इस रोलिंग प्लान को जनता दल के द्वारा जो है चलाया गया था भारत में रोलिंग प्लान की अगर बात करें, रोलिंग प्लान, तो ये से किसके द्वारा चलाया गया था, जनता सरकार के द्वारा, जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो है इसे क्या कर दिया गया, तो कांग्रेस के सरकार द्वारा बंद कर दिया। लेकिन इसे कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, है ना, दिया गया था। तो ये जनता दल, है ना, जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था और इसे बंद कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। कब, तो 1980 में। कब, 1980 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन है, करा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है। तारापुर जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। तो तारापुर जो ऊर्जा संयंत्र की स्थापना वह किस देश की सहायता से हुआ था, क्या अमेरिका, इटली या चीन या रूस, किसकी सहायता से हुआ था, बताइए किसकी सहायता से हुआ था। तो ये जो है आपको जो सहायता हुआ था अमेरिका के, किसके, अमेरिका की सहायता से हुआ था। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से, तो अमेरिका के, किसकी, अमेरिका की सहायता से हुआ था। ठीक है, कनाडा नहीं है इसमें, एक कनाडा से संबंधित,
जैसे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? कनाडा में। रावत भाटा की अगर बात करें, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना तो ये हुई थी आपको राजस्थान में। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। और ये जो रावत भाटा जो बनी थी, या किसके सहयोग से बनी थी? तो ये बनी थी आपको किसके सहयोग से बना था रावत भाटा? तो कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से बना था। उसी तरह से अगर बात करें कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कूडनकुलम, ये तो नाम से पता चल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा है ना। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा की स्थापना ये कहाँ हुई थी? तो कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा की स्थापना अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। और ये जो परमाणु ऊर्जा बना था किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से ये जो है कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा को बनाया गया था। और भारत में परमाणु जो कार्यक्रम के जनक जाने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसमें? जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है ना। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज हमारा जो है 320 तक हो चुका है। 320 प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है। कल से 320 से 21 से 340 तक चलेगी। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए। एक के बाद एक वीडियो अगर लगातार आप लोग देखिएगा तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, और जितना भी हो सकता है कोशिश हमसे वो मैं करूँगा। और आप सभी के लिए जो है मैं करंट अफेयर्स भी लाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी धैर्य बना करके रखिए। सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।